हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अप्रैल 2026 को, शिफ्ट थर्ड में। उसमें का इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये पीआरटी का पेपर है तो बस पीआरटी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे को पता चल जाएगा कि वो 2026 में अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, कैसा पैटर्न पूछ रहा है। इसलिए हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। Question number 1. In the given question, a statement divided into different segments is given. The first segment is fixed. Rearrange the other segment to form a coherent statement. देखो, जो 1 नंबर है ये फिक्स्ड है, मतलब फर्स्ट नंबर पे यही आएगा। माउंट एवरेस्ट इज बेस्ट। ए क्या लिखा है? मेकिंग इट द टॉलेस्ट पीक ऑन अर्थ। ये 1 के बाद ए कुछ सीक्वेंस लग नहीं रहा, तो ए से स्टार्ट होगा नहीं। बी देखते हैं। ऑफ मोर देन 29,000 फीट अबव सी लेवल। तो ये कोई एलिवेशन या किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो सी क्या है? बूस्टिंग एन इम्प्रेसिव एलिवेशन ऑफ मोर देन 29,000 फीट अबव सी लेवल। सी के बाद तो बी ही आएगा। मेकिंग इट द टॉलेस्ट पीक ऑन अर्थ, मतलब बी के बाद ए आएगा। तो हमारी अब एक बार डी भी देख लेते हैं। नोन एज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज बेस्ट नोन एज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, बूस्टिंग एन इम्प्रेसिव एलिवेशन ऑफ मोर देन 29,000 फीट अबव सी लेवल, मेकिंग इट द टॉलेस्ट पीक ऑन अर्थ। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया? डी सी बी ए। ऑप्शन नंबर डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. A person who studies the stars and planets. देखो, ये तो सबको ही पता है, जो स्टार्स और प्लैनेट्स की स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं हम? एस्ट्रोनॉमर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मेट्रियोलॉजिस्ट। मेट्रियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो किस चीज़ की स्टडी करता है? स्टडीज वेदर। स्टडीज वेदर। और जियोलॉजिस्ट स्टडी अर्थ, या हम रॉक्स कह सकते हैं। स्टडीज अर्थ या रॉक्स। और बायोलॉजिस्ट स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। है ना। क्वेश्चन नंबर 3. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Digital literacy refers to the ability to dash, navigate, understand and utilize digital tools and information. तो देखो, यहाँ पे क्या बात हो रही है? हमारे को यहाँ पे चाहिए एक एडवर्ब जो कि डिस्क्राइब करे कि हाउ समवन नेविगेट, अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज डिजिटल टूल एंड इंफॉर्मेशन, है ना। तो डिजिटल लिटरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू इफेक्टिवली नेविगेट, अंडरस्टैंड, यूटिलाइज डिजिटल टूल्स एंड इंफॉर्मेशन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पर्टिकुलरली, इवेंचुअली और सरकास्टिकली, ये तीनों वर्ड यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, इफेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 4. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस। ही इज़ लाइकली टू डिनाई ऑल एक्विजिशन विदाउट हेजिटेशन। तो यहाँ पे हमारा अंडरलाइन वर्ड क्या है? डिनाई। डिनाई मतलब होता है रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। मैं लिख देती हूँ, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। और हम कह सकते हैं रिफ्यूज़ टू एडमिट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पहले हम मतलब देख लेते हैं और जो ऑप्शंस हैं उनके। ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर, है ना। एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट। तो यही हमारा एंटोनिम हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ तो हमारा हो गया सिनोनिम हो गया, बिल्कुल सेम मीनिंग। रिजेक्ट। रिजेक्ट ये भी एक तरह से सिमिलर ही हो गया। रिजेक्ट करना, रिफ्यूज़ करना, डिनाई करना, ये भी सिनोनिम हो गया। तो हमने डिनाई की सिनोनिम भी देख लिया और एंटोनिम भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5. Rectify the given sentence by selecting the correct spelling of the misspelled word from the options. The employees were informed that the company would provide reimbursement for all travel expenses incurred during the official training program.
तो देखो रिम्बर्समेंट की स्पेलिंग क्या होती है, देखो अगर हम खुद बोल के देखें री एम्बर्स रिम्बर्समेंट बन गई ना स्पेलिंग अपने आप। री एम ये तो बस हो गया, रिम्बर्समेंट होता है ये रहा, BURSEMENT। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 6. Choose the most appropriate option to fill in the blanks. Although he answered dash, he reacted dash to criticism. देखो उसने आंसर कैसे दिया, he answered correctly. Although he answered correctly, he reacted डिफेंसिव आएगा। हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पे भी एडवर्ब ही चाहिए, तो एडवर्ब हो गया हमारी डिफेंसिवली, करेक्टली और डिफेंसिवली। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर. द फर्स्ट सेगमेंट S1 इज फिक्स्ड बट द रिमेनिंग सेगमेंट आर इन जम्बल्ड ऑर्डर. अरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. देखो क्या लिखना है, ये जो S1 है, एट द एंड ऑफ द मीटिंग विद द एम्प्लॉयज़, ये यहीं पे ही रहेगा। उसके बाद देखो पढ़ते हैं, पी क्या है, द मैनेजर आस्क्ड अ फ्यू ऑफ देम टू लीव वाइल द रेस्ट स्टेड बैक फॉर द फर्दर डिस्कशन. तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही लिखा है, PQRS है ऑप्शन में, यस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो बिल्कुल सही बन रहा है, एट द एंड ऑफ द मीटिंग विद द एम्प्लॉयज़ द मैनेजर आस्क्ड अ फ्यू ऑफ देम टू लीव while the rest stayed back for further discussion. Question number 8. Select the option that is the most appropriate antonym of the highlighted word in the given sentence. It is wrong to belittle someone's achievement. Belittle हमारा अंडरलाइन वर्ड है, तो यहाँ पे belittle का क्या मतलब होता है, belittle का मतलब है to make someone or something seems less important. तो हम कह सकते हैं अंडर वैल्यू भी एक वर्ड होता है, इतना बड़ा लिखना है, टू मेक समवन और समथिंग सीम्स लेस इम्पोर्टेंट, या हम कह सकते हैं अंडर वैल्यूड, है ना। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अंडर वैल्यूड है, बी लिटिल, कि तुम लेस इम्पोर्टेंट हो, तो प्रेज करेंगे तो वो मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। डिमांड होता है बहुत ज़्यादा होना, यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है, अंडर वैल्यू और लेस इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए हम करेक्ट एंटोनिम चूज़ करेंगे, वो हो जाएगा प्रेज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई द करेक्ट ईडियम दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस गिवन बिलो. She took charge of the failing business and successively improved it despite the odds. तो हमारे को सक्सेसफुली इम्प्रूव्ड इट डिस्पाइट द odds के लिए एक फ्रेज चूज़ करना है। टर्न द टेबल्स, टर्न इट अराउंड, बर्न द मिडनाइट ऑयल, वेंट द एक्स्ट्रा माइल। अब इसके लिए हम एक बार इनके मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। देखो टर्न द टेबल्स मीन्स होता है रिवर्स्ड एडवांटेज, और टर्न इट अराउंड मीन्स improved a falling situation, failing situation. Burn the midnight oil means worked hard, worked late, मतलब, और क्या है फोर्थ, went the extra mile means made extra effort, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, टर्न इट अराउंड। शी टुक चार्ज ऑफ द फेलिंग बिजनेस एंड टर्न इट अराउंड, जो बिजनेस डूब रहा था उसने उसका चार्ज लिया और उसको एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। क्वेश्चन नंबर 10. Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. A person who believes in the
टोटल एबॉलिशन ऑफ वार, मतलब बिल्कुल ही बंद होने चाहिए. अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबॉलिशन ऑफ वार इज पैसिफिस्ट. पैसिफिस्ट मीन्स हु अपोजेस वॉर और वायलेंस. हु अपोजेस वॉर एंड वायलेंस है. ठीक है. नार नार्किसिस्ट कौन होता है? सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन. सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन. Fatalist is believes event are predetermined. Believes events are predetermined. और anarchist opposes government authority. Opposes government authority. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? A person who believes in total abolition of war is pacifist. Option number 4 is the correct answer. Question number 11. Select the most appropriate article to fill in the blanks. If no article is required, select no article required. I need to buy dash few groceries for dinner. देखो एन फ्यू तो कुछ होता ही नहीं. द फ्यू मतलब देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम नो आर्टिकल रिक्वायर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसको ग्रोसरीज चाहिए डिनर के लिए. फ्यू हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस के लिए कि हमारे को ऑलमोस्ट नन है ना. तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड होगा नहीं. एन होगा नहीं. देखते हैं अ फ्यू हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में कि थोड़ी सी चाहिए उसे. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 12. Complete the following sentence using the most appropriate option. Priyansh fixed dash projector that we use in the office. कौन सा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टर है ना? प्रियांश फिक्स्ड डैश प्रोजेक्टर. जो प्रोजेक्टर ऑफिस में यूज़ हो रहा था उसी को ही प्रियांश ने ठीक कर दिया. तो हम क्या यूज़ कराएंगे? द प्रोजेक्टर. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. Question number 13. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given proverb. They must take action on this small leak now because a stitch in cloth saves time. A stitch in 9 saves time. ऐसी होता है ना. A stitch in time saves 9. मैंने उल्टा बोल दिया था गलती से. ये हमारा एक प्रोवर्ब है. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 की जो छोटी सी प्रॉब्लम है उसी टाइम उसको फिक्स कर लो, ना कि जब वो बड़ी हो जाए उस टाइम पे उसको ही प्रॉब्लम को फिक्स करना मुश्किल भी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा और कॉस्टली भी हो जाएगा. तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिक्सिंग अ स्मॉल सिचुएशन स्मॉल प्रॉब्लम इमीजिएटली प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बिकमिंग अ मच लार्जर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. अब हमारे को क्या देखो, हैरासमेंट ये बिल्कुल सही है. कॉनोजियर भी ठीक है. रेंटियोफ रेंडी वो ये भी ठीक है. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इज मैन्यूवर. मैन्यूवर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? इज MANOEUVRE है ना. यही होती है. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. तो हमारे को ध्यान से देखना है पूछा क्या है. क्वेश्चन नंबर 15. चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस. शी इज डीपली interested dash learning foreign languages and culture. She is deeply interested in. वो सीखने के लिए इच्छुक है ना. तो हम क्या यूज़ करेंगे? इन. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. अब हम आते हैं अपने कॉम्प्रीहेंशन पे. तो पहले क्वेश्चंस रीड आउट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज? 17 क्या है? करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लग्जरियस यूज्ड इन द पैसेज. Question number 18. Which of the following best describe the tone of the passage?
Question number 19, overall structure of the passage. And question number 20, what is the central theme of the passage? एक बार आप passage पढ़ लेते हैं आप अपना, क्या है? We are happier than our forefathers. Life is comfortable and worth living in the world of today. If our forefathers were to visit us today, they would be wonderstruck to notice the significant changes brought about by the advancement in science and technology. In the absence of medical facilities, our forefathers died premature deaths. Their movement was restricted as there were no means of communication and conveyance. Being superstitious and illiterate, they believed that calamities happened as a result of the fury of gods. Today, with the advancement of science, we are leading a luxurious life and enjoying all the amenities like television, air condition, refrigerator, etc., which are a gift of science. With the invention of fast moving planes, the entire world has become easily accessible to us. Education has enabled men to think rationally so that he can easily solve any problem related to life. Medical science and hygiene conditions are helping him to enjoy a longer span of life. Thus, the man of today is definitely in a better position and is far happier than his forefathers. क्वेश्चन नंबर 16, सुटेबल टाइटल देखो एक बार पढ़ लेते हैं. मॉडर्न लाइफ वर्सेस लाइफ ऑफ फोर फादर्स, द प्रोग्रेस ऑफ मेडिकल साइंस, कंफर्ट ऑफ लिविंग, मॉडर्न लिविंग, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. देखो पूरे जो हमारा पैसेज है उसमें किसके बारे में बता रही है? एक तो अभी की लाइफ और उसको रिलेट किया है फोर फादर्स की लाइफ से. तो मॉडर्न लाइफ वर्सेस लाइफ ऑफ फोर फादर्स, ये बेस्ट सुटेबल टाइटल है. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17, एंटोनिम ऑफ द वर्ड लग्जीरियस. लग्जीरियस का क्या मतलब होता है? मीन्स रिच, फुल ऑफ एम्यूनिटीज, कंफर्टेबल लाइफ, है ना. रिच लाइफ एक हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट तो बिल्कुल सिमिलर हो गया. रिच सिनोनिम हम कह सकते हैं. एलिगेंट, एलिगेंट मतलब पॉजिटिव लाइफ, तो रिलेटेड नहीं है ये. पॉजिटिव लाइफ. लेविश, लेविश भी होता है एक रिच लाइफ, तो ये भी सिनोनिम हो गया. मिजरेबल, मिजरेबल मतलब अनप्लीजेंट, लैकिंग कंफर्ट. लिख देती हूँ मैं, अनप्लीजेंट, लैकिंग कंफर्ट. तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18, टोन ऑफ द पैसेजेस, ह्यूमरस और sarcastic, harsh and judgmental, reflective and appreciable, डाउटफुल और आयरनिक. देखो ह्यूमरस मतलब इसमें कोई हंसी मजाक वाली या फ़नी वाली बात तो की नहीं है. दो लाइफ को कंपेयर किया है, तो सरकास्टिक भी नहीं है, ह्यूमरस भी नहीं है. हार्श और जजमेंटल, ऐसा कोई जज मतलब ऐसा कोई डिसीजन भी नहीं दिया, कोई बुराई नहीं करी, कोई आदेश नहीं थोपा. हार्श भी नहीं है, जजमेंटल भी नहीं है. रिफ्लेक्टिव और अप्रिशिएटेबल, यस रिफ्लेक्टिव तो है ना, क्योंकि मॉडर्न लाइफ को फोर फादर्स की लाइफ से कंपेयर किया है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज इज आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव या कंपैरेटिव एंड एक्सपोजिटरी. तो देखो क्या है, मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, कंपेयर किया है मॉडर्न लाइफ को फोर फादर की लाइफ से. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव एंड एक्सपोजिटरी. एक्सपोजिटरी मतलब एक्सप्लेन फैक्ट्स और आइडियाज़. मैं लिख देती हूँ, एक्सप्लेन फैक्ट्स और आइडियाज़. तो इसमें दोनों ही हुआ है पैसेज में. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, मॉडर्न मैन्स लाइफ इज ईजियर, लॉन्गर एंड मोर रेशनल ड्यू टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. तो हमारा यही आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है. आगे के एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ लेते हैं. एजुकेशन हैज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड. कम्प्लीटली जो वर्ड आ गया ना, ये इसकी वजह से गलत है. साइंस हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड स्ट्रेसफुल, नहीं. आर फोर फादर्स वर हैप्पियर बिकॉज दे लीव्ड क्लोज टू नेचर, ऐसा कुछ पैसेज में नहीं है. सेंट्रल थीम पूछिए तो मॉडर्न लाइफ,
modern men's life is easier, longer and more rational due to scientific and technological progress. Option number 1 is the correct answer. आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप पे. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.